हाय स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3 नंबर चैप्टर गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर हम लोग क्या जानते हैं, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन अपने सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसके साथ क्या बोल रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर बोल रहे हैं मतलब इसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, एक डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं। अब ये डायरेक्शन किस तरफ होगा, डायरेक्शन किस तरफ होगा, नॉर्मली and in outward direction and in outward direction। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी सरफेस लेते हैं तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पहले तो ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस के साथ, साथ ही साथ ये किस तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होके इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। कंसिडर करते हैं एक सरफेस है, सपोज एक सरफेस ऐसा ले रहे हैं, ये सरफेस बहुत ही स्मॉल सरफेस है। सपोज इस सरफेस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, डी एस। डी हम लोग जानते हैं किसके लिए डिनोट किया जाता है, स्मॉल के लिए, और एस किसके लिए, सरफेस एरिया या एरिया के लिए हम लोग बता रहे हैं, स्मॉल एरिया डिनोट कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, अभी बताया कि इसका डायरेक्शन किस तरफ बताए, नॉर्मली पहले ये किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री टू द सरफेस। और डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये यूनिट कैप एंड कैप यूनिट वेक्टर जो दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, वो किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। सपोज अभी क्या हुआ, सरफेस ऐसा कर्व्ड है, तब हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक सरफेस ले रहे हैं, ये है डी एस, स्मॉल एरिया, और इसके ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर बनाए नॉर्मल टू दिस एरिया। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ होगा, यही डिनोट करेगा इसे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, डी एस वेक्टर, दैट इज इक्वल टू डी एस, दैट इज द स्केलर पार्ट ऑफ इट। और इसके साथ क्या आ रहा है, इसका डायरेक्शन, ये एन कैप इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, और इसका डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, नॉर्मल, नॉर्मल टू दिस एरिया, इन आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा, ये वाला। ये था एरिया वेक्टर। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। और नीचे क्या रहेगा, ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि दूसरे चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग फाई बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए हम लोग इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सिंपल फाई से डिनोट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि किसी भी एरिया के साथ कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली कैसे पास कर रहा है, जि, जितना नॉर्मली पास कर रहा है उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हम लोग एक सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, ये एक सरफेस है, सपोज इस सरफेस एरिया को हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, दिस एरिया इज इक्वल टू डी एस। अब इसमें से क्या जा रहा है, लाइंस पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस। और ये कैसे पास करेगा, नॉर्मली पास करेगा। इस नॉर्मली को पास करने के लिए ऐसे दिखाया जा रहा है, ये 90 डिग्री में पास कर रहा है, इनसे ऐसा करके जा रहा है। ये सरफेस एरिया दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ नॉर्मली है, तो यूनिट वेक्टर किस तरफ होगा, इधर कोई भी एरिया लेंगे, सरफेस एरिया का डायरेक्शन किस रहेगा, नॉर्मल टू दिस एरिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ रहेगा। तो इधर फ्लक्स जो जा रहा है, सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल है, तो इसमें से स्मॉल फ्लक्स जाएगा। सपोज हम लोग फ्लक्स को डी फाई से नोट कर रहे हैं, तो इसमें से क्या लिखेंगे, ई डी एस। या इधर हम लोग किसी जगह पे डी फाइव भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाइव भी लिख सकते हैं, या डी फाइव भी लिख सकते हैं। ये एक सरफेस के लिए था। अभी ये केस था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों ही इन द सेम डायरेक्शन था, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, तब ये केस हो रहा था।
लेकिन अगर ये लाइंस ऐसा नहीं जाके, सपोज लाइंस ऐसा करके जा रहा है, लाइंस ऐसा करके पास कर रहा है, इस केस में लाइंस ऐसे पास कर रहा था, अभी लाइंस ऐसे पास कर रहा है, इंक्लाइन करके जा रहा है, तब केस क्या होगा? सपोज लाइन ऐसा करके नहीं जाके, सपोज ये सरफेस एरिया है ऐसा, अब इसमें से लाइंस ऐसे जा रहा है, इंक्लाइन करते हुए जा रहा है, मतलब ये सरफेस के साथ क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है। ये भी नॉर्मली पास, नॉर्मली नहीं करके एक इंक्लाइन, इंक्लाइन करके हुए जा रहा है। पता है ये सरफेस एरिया हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये सरफेस एरिया को दिखा रहा है ds वेक्टर डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू दिस प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस का, वो ऐसे इंक्लाइन करते हुए जा रहा है, मतलब ये कोई एंगल बना रहा है। सपोज ये थीटा एंगल बना रहा है इस एरिया के साथ। अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था कि नॉर्मली किसी भी एरिया के साथ ये कैसे पास करेगा? नॉर्मली पास करेगा। तो ये तो नॉर्मल नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे। तो नॉर्मल कंपोनेंट के कारण हम लोग इधर क्या लिखेंगे? इधर हम लोग क्या कंपोनेंट ले रहे हैं? ई का कौन सा कंपोनेंट आएगा? जहां पे थीटा होता है वहां पे क्या कंपोनेंट आता है? ई कॉस थीटा कंपोनेंट आता है। तो इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं? ई कॉस थीटा। तो डी फाई के जगह पे इस केस के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? डी फाई इजकल टू ई कॉस थीटा। ई के जगह पे नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा वो ई कॉस थीटा होगा, और सरफेस के साथ जो है वो कितना एंगल बना रहे हैं? डीएस, डीएस बना रहा है। तो इसके जगह पे हम लोग जानते हैं ई कॉस थीटा डीएस मतलब कौन सा प्रोडक्ट है? कॉस थीटा मतलब जानते हैं ये क्या रहेगा? ई डीएस डॉट प्रोडक्ट होगा। कॉस थीटा मतलब ही क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट आता है। तो डी फाई के समान डी फाई क्या मिला? ई डॉट डीएस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए किसी भी एंगल के लिए, इधर हम लोग एंगल क्या था? थीटा, थीटा एंगल था। आगे वाली केस में एंगल कितना था? 0 डिग्री था। तो यही इसका फॉर्मूला डी फाई का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है किसी भी स्मॉल सरफेस के लिए। डी स्मॉल सरफेस डीएस, इसके लिए फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा, जिसके कारण हम लोग क्या लिख रहे हैं? डी फाई लिख रहे हैं। ऐसे भी किसी भी सरफेस में हम लोग टोटल बहुत सारा सरफेस कंसीडर करेंगे स्मॉल स्मॉल करके, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा? इफ यू फाइंड अ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या करना है? ये है फाई। क्यों? इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डी फाई को, पता ही है डी फाई को इंटीग्रेट करने पर टोटल फ्लक्स मिलेगा। इजकल टू क्या लिख सकते हैं? ई डॉट डी एस। यही है इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी, इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस। अब इसके बाद आ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा कि डी फाई क्या मिला? डी फाई, फाई संबंध में हम लोग ने क्या पढ़ा? फाई इजकल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टोटल फ्लक्स। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, मतलब न्यूटन पर कूलम। इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं? न्यूटन पर कूलम। और डीएस मतलब क्या है? डीएस मतलब एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका ये ऐसा यूनिट ये हुआ। अभी हम लोग आ रहे हैं हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का ही ये चैप्टर है। गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम हमें क्या बताते हैं कि ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म अगर याद रखते हैं गॉस थ्योरम का, क्या होगा? ये 1/ε0 टाइम्स क्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सरफेस है उसमें अगर क्यू नंबर ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड है, और सरफेस को कैसा होना पड़ेगा? क्लोज सरफेस होना पड़ेगा। ये हमें याद रखना है कि सरफेस को कैसा रखना पड़ेगा? क्लोज चार्ज रहना पड़ेगा। तब जो फ्लक्स होगा इसके भीतर से, जो फ्लक्स जाने वाला है वो कितना होगा? 1/ε0
1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. Flux is equal to the 1 by epsilon naught times the charge enclosed by this closed surface. That is the Gauss theorem. Gauss theorem यही बता रहा है कि जितना फ्लक्स इसमें से पास करेगा, फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught. This is what एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं. एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये वाला चीज ये नॉट दिखा रहा है ये किस स्पेस के लिए है, फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए है. तो फाई हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. इसीलिए ये कॉस थ्योरम. और फाई की जगह पे हम लोग क्या जानते हैं, फाई इजकल टू, अभी बताया फाई क्या होता है, फाई इजकल टू ई डॉट डी एस. लेकिन इधर हम लोग क्या जानते हैं, सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन में कैसा इंटीग्रेशन देंगे, ये है क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल. दिस इज द सिंबल ऑफ द क्लोज सरफेस इंटीग्रल. तो इससे इन दो इक्वेशन से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि क्लोज सरफेस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या देख रहे हैं, इट विल बी व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग ये इक्वेट कर सकते हैं कि ई डॉट डी एस क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. ये इसका सेकंड स्टेटमेंट है. दो स्टेटमेंट है इसका. पहला स्टेटमेंट इससे आता है और सेकंड स्टेटमेंट इससे आता है. पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. ये पहला हुआ. और दूसरा है कि ई डॉट डी एस मतलब क्या है, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे. प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम के प्रूफ करने से पहले हमें क्या प्रूफ करना है, हमें जानना है कि गॉसियन सरफेस क्या होता है. गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है, कोई भी सरफेस एक, ये हम लोग क्या है, इमेजिनरी एक सरफेस लेंगे ताकि क्या किया जा सके, एक चार्ज को इनक्लोज कर सकते हैं. जैसे ये चार्ज है, हम लोग गॉस थ्योरम किस सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर ए क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस के लिए ही हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर ये चार्ज अकेला रहेगा, इसे तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा. तो क्लोज सरफेस के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, क्लोज चार्ज बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ता है. तो गॉसियन सरफेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक इमेजिनरी सरफेस है, सपोज ये चार्ज है, इधर हम लोग कैसे स्पेरिकल ले सकते हैं. इस केस में हम लोग क्या लेंगे, स्पेरिकल. तो ये एक स्पेरिकल सरफेस लेंगे, इसी सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस, ताकि इस चार्ज को हम लोग क्या कर सके, क्लोज सरफेस में ले सके. इस क्लोज सरफेस को ही नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस. अब इस केस में है हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज एक चार्ज है, एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं. वो क्या है, स्पेरिकल शेप में, ये एक स्फीयर शेप का एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं. दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है. अब इसमें से क्या कर रहे हैं, ये एक सरफेस ले रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर ds, ये ds सरफेस है, स्मॉल एरिया. अब पता ही है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है. सपोज वी कंसीडर पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस. ऑफ रेडियस क्या है, इसका रेडियस सपोज हम लोग ले रहे हैं कैपिटल R. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन रहता है, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, ये ds है, ये क्या है, एरिया वेक्टर है. एरिया वेक्टर हमेशा किस तरफ रहता है, पता ही है, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, और साथ ही साथ क्या रहेगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो ये ds का डायरेक्शन भी किस तरफ रहेगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ E. अब गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि फाई क्या होता है. फाई इधर हम लोग क्या लिखेंगे, फाई इजकल टू E डॉट ds फॉर ए क्लोज सरफेस.
ये हम लोग जानते हैं फाई का ये फॉर्मूला है कि दैट इज इट इज अ क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई के जगह पे हम लोग क्या जानते हैं, ई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट, पहले एक चीज कर लेते हैं कि ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस मतलब क्या है, ई डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा और थीटा दोनों का एंगल कितना है, थीटा कितना एंगल होगा 0 डिग्री, इधर हम लोग कितना लिखेंगे 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है 0 डिग्री हो रहा है क्योंकि दोनों ही सेम एंगल में है। अब इसमें क्या मिल रहा है कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है हमें पता है, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब ई का वैल्यू कितना लिखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिंस ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेर वेर के इज वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है, वेर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इससे हम लोग क्या मिल रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इज डिपेंडिंग ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, डीएस, डीएस को इंटीग्रेट करेंगे, डीएस को इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, डीएस ये इतना सरफेस के लिए था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर कितना होता है 4 पाई, इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए आर हो रहा है तो इधर कैपिटल आर लेंगे, कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर होगा, इधर भी कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसमें हम लोग क्या लिख लें 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस आर स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, और के जगह पे हम लोग क्या जानते हैं, के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें से 4 पाई गेट कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही था गॉस थ्योरम था कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही प्रूव करना था कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हेंस इट इज वी प्रूव द गॉस थ्योरम। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या है, कूलम्स लॉ को जानते ही हैं हम लोग, क्या होता है हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय के क्यू बाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेर के इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता ही है। अब ये चीज को कूलम्स लॉ को प्रूव करना है किसके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हमें ये कूलम्स लॉ प्रूव करना है। सेम आगे की तरह ही हम लोग क्या लेंगे, एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेंगे एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो पता ही है इसमें से क्या होगा, चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इसमें से हम लोग एक सरफेस लेंगे ds, small surface area, this is the small surface area, small surface area that is ds, तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हम लोग क्या लिख रहे हैं कि फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू हम लोग गॉस थ्योरम से जानते हैं क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है गॉस थ्योरम से, हमें गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूव करना है। तो फाई गॉस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लोग जानते हैं फाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला लिख सकते हैं। अब ई और डी एस दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे कि ई डी एस कॉस जीरो, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होने के कारण इसमें कौन सा आएगा, कॉस कॉस थीटा आएगा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, तो इससे ई बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट ds, इससे हम लोग को क्या मिल रहा है कि ds को इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा 4 पाई, सपोज इसका एरिया ले रहे हैं, इसका रेडियस ले रहे हैं स्मॉल आर लेने के कारण 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि ds को इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, surface area of the sphere that is 4 pi r square if the r small r is the radius of the sphere। तो E का वैल्यू क्या मिला, E का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो 4 पाई चले जाएगा, तो क्या मिल रहा है Q बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल चुका है किसके, विद द हेल्प ऑफ दिस गॉस थ्योरम, with the help of Gauss theorem we calculate the electric field। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, कूलम्स लॉ प्रूफ करना है।
कुलम्स लॉ के अनुसार अगर हम लोग कोई एक चार्ज इधर प्लेस करते हैं Q0, तब उसमें फोर्स क्या लगेगा, ये हम लोग जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर से पढ़े थे कि इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, Q0 ई। तो इस सर हम लोग क्या कर रहे हैं, ई का वैल्यू इस इक्वेशन से उधर से इधर पुट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा इधर से हम लोगों को 1/4πε0 1/4πε0 Q0 बाई आर स्क्वायर, इससे विच प्रूव्स व्हाट, विच प्रूव्स द Coulomb's law, which proves Coulomb's law from where, from Gauss theorem, we are deducting it, ये Gauss theorem से हम लोग किधर यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, Coulomb's law निकाल रहे हैं। दिस प्रूव द Coulomb's law from Gauss's theorem। अभी हम लोग बढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम जब पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन जो सिलेबस में वो है 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है, फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज एक वायर है, जिसमें एक वायर है इन्फिनिटली लॉन्ग, बहुत इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है, उसमें क्या है, सपोज इस केस में हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट में, सपोज ये पॉइंट हम लोग ले रहे हैं एट ए डिस्टेंस r, इस पॉइंट में P पॉइंट जो इस चार्ज्ड वायर से कितने दूर पे है, r डिस्टेंस पे है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग किससे निकालेंगे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इधर जो बताया कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए सपोज हम लोग इधर पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। इस केस में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं, सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं। ये एक सिलेंडर है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, गॉसियन सरफेस। क्यों, ताकि ये चार्ज को हम लोग क्या कर सके, इनक्लोज कर सके। जब भी चार्ज क्लोज होगा तभी हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे। इसलिए इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम लोग ने क्या लिया, एक सिलेंडर को लिया, ताकि ये सरफेस क्या हो जाए, क्लोज सरफेस हो जाए। और पॉजिटिव चार्ज लिया गया है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहता है, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हमने बनाया था, आगे भी बनाए थे हम लोग ने, कि ये किसी भी वायर के लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किस तरफ रहता है, आउटवर्ड डायरेक्टेड रहता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये बाहर नहीं जाके क्या होता, अंदर की तरफ रहता। तो ये प्लस चार्ज है, इसके लिए ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो रहा है। अब इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए 3 एरिया होगा। पहला एरिया ये वाला, सपोज इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं DS1, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं DS2, और ये वाला जो थर्ड सरफेस है इसको हम लोग किससे कंसिडर कर रहे हैं, DS3। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए भी बाहर की तरफ, इधर भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, इधर भी क्या होगा, बाहर की तरफ ही होगा। लेकिन सरफेस का जो डायरेक्शन होगा इस केस में क्या होगा, इधर पता ही है एंगल कितना हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, इसलिए इसका डायरेक्शन भी इस तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना तैयार हो रहा है, 0 डिग्री। अब ये वाला सरफेस कैसा है, ऐसा सरफेस है, इसके लिए एरिया का डायरेक्शन किस तरफ होगा, नॉर्मल इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, ये इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्शन है। और ये जो सरफेस है, थर्ड नंबर जो सरफेस है, ये भी क्या होगा, नॉर्मल और आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, ये इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम का अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो गॉस थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं फाई का वैल्यू क्या होता है, फाई का वैल्यू क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यही है इसका गॉस थ्योरम। अब जो फाई ई डॉट डी एस है, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, 3 सरफेस है, तो 3 सरफेस के लिखने के कारण इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। 3 सरफेस में कैसे ब्रेक करेंगे, पहला कौन सा सरफेस है, S1, क्लोज सरफेस S1, जिसमें ई डॉट डी एस लिख रहे हैं। सेकेंड वाला
क्लोज सरफेस नहीं, क्योंकि हम लोग सरफेस को ब्रेक कर रहे हैं। एक सरफेस में हुआ, पहला कौन सा है, ds1। दूसरा सरफेस किसके लिए होगा, ई डॉट ds2, ये दूसरा सरफेस के लिए, ये वाले के लिए। तीसरा वाला क्या है, ये क्लोज सरफेस को तीन तीन पार्टों में ब्रेक किया जा रहा है, तीन। थर्ड वाला क्या है, ई ds3, तीन पार्ट में इसको हम लोग ब्रेक कर लिए। अभी हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा वन, ds1 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है, इस सरफेस के लिए हम लोग कितना देख रहे हैं, 90 डिग्री है, तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे, फर्स्ट सरफेस के लिए 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो फर्स्ट सरफेस में कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट में जब आ रहे हैं, इसमें क्या है, S2 ई डी एस टू कॉस ds2, इधर देख रहे हैं एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो इस पार्ट से कंट्रीब्यूशन आएगा। थर्ड पार्ट क्या है, ई ds3 कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इधर देख रहे हैं फिर से एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के साथ एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इतना कॉस 90 कितना होता है, 0 हो रहा है। तो हम लोग किस पार्ट से कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, फ्रॉम दिस पार्ट, फ्रॉम द सेकेंड पार्ट, इसी पार्ट से कर्व सरफेस से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एंड ऑफ दिस से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ इधर एक और एक चीज है, सिलेंडर का रेडियस कितना हो जा रहा है, आर, लेंथ कितना हो रहा है, स्मॉल एल, स्मॉल एल इसका लेंथ है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ई बाहर निकल जाएगा, ds2 को अगर इंटीग्रेट करते हैं, ये ds2 कौन सा सरफेस हो रहा है, एक सिलेंडर का अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ये एक सिलेंडर है, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दोनों ही पार्ट 0 हो जा रहा है, तो एरिया किस सरफेस से आ रहा है, ओनली फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। और कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πrl, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, E is equal to this is E, and in place of this ds2 हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2πrl, where r is the radius and l is the length of the cylinder। तो ये हम लोगों को मिला, क्या लिख रहे हैं, फाई के जगह पे, और फाई हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम से क्या होता है, फाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फाई, ये तो फाई के समान ही था, तो फाई के जगह पे हम लोग गॉस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, क्या हम लोग गॉस थ्योरम, इधर गॉस थ्योरम का अप्लाई किए, साथ ही साथ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई इज इक्वल टू व्हाट, 2πrl, दिस थिंग, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डिवाइड जाएगा, इधर एक चीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ds2 कर्व सरफेस क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है 2πrl, this is the curved surface of cylinder, so it will be what, E is equal to 2π q by epsilon naught, ये अभी क्या जाएगा, नीचे चले जाएगा, ये पार्ट 2πrl नीचे जा रहा है, तो क्या मिलेगा, q by 2π epsilon naught rl, this is the formula of the electric field for a infinitely long charged wire, by using the Gauss theorem we are finding the electric field. From this we can see that what is the relation between E and R। इसमें और एक चीज जानना पड़ेगा कि Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज है इधर, एक Q की जगह पे हम लोग जानते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q by L, इसे हम लोग क्या नाम दिए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q by L। तो Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L लिख सकते हैं। तो इसी Q के को वैल्यू हम लोग इधर पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, Q के जगह पे लैम्डा L लिखेंगे, दिस L गेट कैंसिल आउट, सो फाइनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाय 2π epsilon naught r। So we can see that E is inversely proportional to R, E is inversely proportional to R। तो इसका अगर ग्राफ बनाते हैं, E is inversely, we can conclude that E is inversely proportional to 1 by R। So if a graph is plotted between E and R electric field with distance, तो पता चल रहा है ये ग्राफ कैसा नेचर का होगा, ऐसा नेचर का होगा, ये टच नहीं करेगा, जीरो नहीं होगा, इट विल पासेस लाइक दिस। तो E और R के बीच में ये ग्राफ तैयार होगा। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकेंड पार्ट, उसका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट
प्लेन शीट बोलने से ऐसा एक शीट है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। आगे कैसा था, एक रॉड था जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, इन्फिनिट प्लेन शीट के लिए निकाल रहे हैं। तो इन्फिनिट प्लेन शीट बताने से एक ऐसा शीट है, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके ऊपर पहले जानना पड़ेगा कि एक इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले ही हमें पता है गॉस थ्योरम का अप्लाई, इधर हम लोग किसका अप्लाई कर रहे हैं, गॉस थ्योरम का अप्लाई से निकाल रहे हैं। तो एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस इधर भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं ताकि ये चार्ज कैसा हो जाए, इनक्लोज हो जाए। अब क्या है, ये सिलेंडर में जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस चार्ज। तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। इधर भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, दोनों ही बाहर की तरफ होगा, प्लस चार्ज है। अब इधर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। सिलेंडर का आगे की तरह ही हमें पता है कि 3 सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। पहला सरफेस ये कंसिडर करेंगे, ये इस तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका भी डायरेक्शन किस तरफ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। और एक सरफेस लेंगे, पता ही है वो कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। लेकिन दोनों में से अभी क्या देख रहे हैं, आगे वाले केस में और इस वाले केस में अंतर यही है कि इसमें एंगल कितना तैयार हो रहा है, दोनों डीएस के साथ अगर एरिया दोनों देख रहे हैं तो एरिया के बीच में एंगल कितना हो रहा है, इधर 0 डिग्री। इस केस में एंगल कितना तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डीएस ऊपर की तरफ है, इधर एंगल कितना तैयार हो रहा है, 90 डिग्री। और इधर कितना एंगल हो रहा है, डीएस और ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना हो रहा है, 0 डिग्री। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं इस कर्व सरफेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन एंड कैप से, एंड फेसेस से दो दो एंड कैप से हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, गॉस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, गॉस थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि फाई इजकल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू ई डॉट डीएस। तो इधर ई डॉट डीएस को फिर से ब्रेक करेंगे। सपोज ये इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं और इसको 3 कह रहे हैं। तो वैसे ही आगे की तरह ही हम लोग लिखेंगे इसको S1 के लिए क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस वन, फिर ई डॉट डी एस टू, ये S2, फिर क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस थ्री, ये है S3 सरफेस के लिए। अब पता ही चल रहा है कि ये कॉस 90 होगा, ये कॉस 0 है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, ई डी एस वन कॉस डी एस वन, एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये कितना होगा, ये S1 सरफेस, ये S2 सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, ई डी एस टू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इधर केस कितना हो रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। और लास्ट वाले केस में कितना लिखेंगे, ई डी एस थ्री कॉस 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो इसमें से हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉस 0 कितना होता है, 1, ds1 फॉर द फर्स्ट सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए पता है कितना मिलेगा, कॉस 90 इजकल टू 0। और थर्ड सरफेस के लिए फिर से हमें पता है कितना मिलेगा, ds3। तो इसको हम लोग क्या बता रहे हैं, इस एरिया को ए ले रहे हैं और इधर का भी एरिया क्या होगा, ए, टोटल एरिया। तो इधर से हम लोग को क्या मिला, ई, टोटल एरिया ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू ए, प्लस इधर से कितना मिल रहा है, ई ए। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 2 ई ए। यही हमें मिला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म जानते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसे डिनोट किया जाता है, क्यू बाई ए। तो क्यू समान क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा ए। तो इस क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए। इस क्यू के जगह पे इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा ए। तो आंसर क्या आएगा, दिस ए गेट कैंसल आउट। सो वी आर फाइंडिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, इन्फिनिट यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट प्लेन शीट, इन्फिनिटली चार्ज के लिए निकाल रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे वाला जो हम लोग ने निकाला था किसके लिए, इन्फिनिटली चार्ज प्लेट्स के लिए निकाले थे, उसके लिए वैल्यू क्या निकला था, ई इजकल टू क्या आया था, ई इजकल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और सपोज इसके ऊपर वेक्टर साइन देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ताकि ये क्या करे, डायरेक्शन को दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन को डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक वेक्टर के ऊपर वेक्टर साइन देने पर। लेकिन अभी इसका हम लोग स्पेशल केस निकालेंगे। इसका स्पेशल केस क्या है, उसी पार्ट का कंक्लूजन का सेकेंड पार्ट का कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स, सपोज ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये प्लेट्स ऐसे है, प्लेट्स है, दो प्लेट्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट ऐसे दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि ये दो प्लेट्स ऐसा है, और कैसा प्लेट्स है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सपोज दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है, और डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट ए, दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट 2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज आर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, और आर सपोज आर हम लोग प्लेट 1 से प्लेट 2 का डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम लोग 3 रीजन्स लेंगे। पहला रीजन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना हो रहा है, सेकेंड रीजन में कितना हो रहा है, और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। तो पहले देखते हैं रीजन 1 में, रीजन 1 में क्या होगा, रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तैयार हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिस टू दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये किस तरफ डायरेक्टेड है, इस वाले प्लेट के लिए ये इधर डायरेक्टेड रहेगा, इस वाले के लिए ये इस तरफ डायरेक्टेड रहेगा। मतलब रीजन 1 में प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ रहेगा, और 2 के लिए भी किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, प्लस चार्ज है बाहर की तरफ रहेगा। इसके लिए कितना रहेगा, रीजन 2 में, रीजन 2 में E1 का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन। ये सेकंड प्लेट के लिए किस तरफ रहेगा, सेकंड प्लेट के लिए भी ये अंदर की तरफ रहेगा, ऐसा आउटवर्ड्स। तो ये इस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, लेकिन ये इस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है सेकंड रीजन में। अब थर्ड रीजन में आ रहे हैं, थर्ड रीजन में क्या होगा, E1 का E2 का डायरेक्शन पता ही है, ये बाहर की तरफ होगा, प्लस चार्ज बाहर की तरफ। E1 1 के लिए भी क्या होगा, ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। अब हम लोग को बनाना है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में कितना हो रहा है, E1 और E2 के कारण हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन मार्क करना पड़ेगा। डायरेक्शन E1 का डायरेक्शन किस तरफ है, इधर है, और E2 का भी डायरेक्शन इस तरफ है, जो क्या आर वेक्टर का, आर यूनिट वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट होने के कारण हमें इधर E1 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण आ रहा है, इधर वेक्टर साइन दे रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब E1 का वैल्यू कितना होगा, ऑपोजिट ऑफ आर, ऑपोजिट ऑफ आर होने के कारण इधर कितना आएगा, माइनस सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर, दिस इज द फॉर E1। और E2 का भी वैल्यू देख रहे हैं क्या है, आर के ऑपोजिट में है, आर के ऑपोजिट होने के कारण इधर हम लोग कितना लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें से, और इधर सिग्मा 1 दो प्लेट को हम लोग क्या ले रहे हैं, अलग अलग चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, तो इसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, सिग्मा 1, और इसके लिए सिग्मा 2। सपोज इधर चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इधर क्या है, सिग्मा 1 और इधर सिग्मा 2 है, दो डिफरेंटली चार्ज है, इधर अगर 5 इधर 6 चार्ज, कुछ अलग चार्ज है, अलग चार्ज बना के हैं, दोनों में सेम चार्ज नहीं है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग होगा। तो इधर से हम लोग को वैल्यू क्या मिल रहा है, अगर -1/2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल देंगे तो मिलेगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये है पहला इक्वेशन, किसके लिए, कौन से रीजन के लिए, रीजन 1, रीजन 1 के लिए मिला। अब रीजन 2 के लिए आते हैं, ये रीजन 1 है, रीजन 2 में कितना होगा, रीजन 2 में कितना है, रीजन 2 में हम लोग नेट फील्ड कितना निकालेंगे, इधर हम लोग रीजन 1 निकाल लेते हैं, इधर रीजन 1 निकालते हैं नेट फील्ड। ये नेट फील्ड ड्यू टू रीजन 2, रीजन 2 के लिए इधर 2 दे रहे हैं सिंबल,
इधर भी कितना होगा E1 प्लस E2। अभी बताओ इधर कितना होगा, E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू इस तरफ है, E2 का वैल्यू इस तरफ है, ऑपोजिट ऑफ R, इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ R। सो E1 विल बी व्हाट, positive, because it is in the same direction of what, in the same direction of R, so it will be positive। but E2 it is in the opposite direction of R, so ये क्या होगा, ये माइनस होगा 2 इप्सिलॉन नॉट R। इधर सिग्मा 1 और इधर क्या लिख रहे हैं सिग्मा 2। नेट वैल्यू कितना मिलेगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये यूनिट वेक्टर, दिस इज फॉर रीजन 2। अब पता ही है कौन सा रीजन बचा, थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में देख ही रहे हैं दोनों क्या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आर, तो सेम डायरेक्शन ऑफ आर मतलब दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो रीजन 3 में हम लोग क्या लिख रहे हैं, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो रीजन 3 दैट इज व्हाट E1 plus E2 and both are directed in the same direction of R, so it will be what, it will be sigma 1 by 2 epsilon naught R minus sigma plus, because they are in the same, in the direction of R, so it will be plus sigma 2 epsilon naught R। so as a result we are getting what, sigma 1 by 2 epsilon naught is taken common, then it will be what, sigma 1 plus sigma 2, और इधर से क्या लिख रहे हैं R। दिस इज इक्वेशन 3। ये हम लोग तीन इक्वेशन का रीजन 1 2 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से ये फॉर्मूला आया था। अब उसमें स्पेशल केस वो एक प्लेट के लिए था, अब ये दो प्लेट के लिए निकाल रहे हैं। तो दो प्लेट के लिए ये रीजन 1 2 3 में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा। इसमें से हम लोग एक स्पेशल केस लेंगे। स्पेशल केस क्या लेंगे, स्पेशल केस यही है, ये हमें कैपेसिटर में जरूरत पड़ेगा कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस प्लेट में चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इस प्लेट में है। दोनों का एरिया सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम है क्योंकि सिग्मा क्या होता है क्यू बाई ए, दोनों प्लेट का एरिया सेम है। साथ ही साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर इसमें 5 चार्ज है तो इसमें भी 5 चार्ज लेना पड़ेगा ताकि दोनों ही चार्ज सेम हो। तो इसमें से हम लोग को क्या मिलेगा, रीजन 1 2 3 में क्या मिलेगा, इसमें पता ही चल रहा है सिग्मा 1 माइनस ऑफ, इधर माइनस साइन इधर कॉमन निकाल रहे हैं, इधर तो प्लस आ जाएगा। अब इसमें सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो इधर क्या हम 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, माइनस साइन कॉमन निकल चुका है, तो सिग्मा 1 सिग्मा माइनस सिग्मा ये 0 हो जाएगा। इसमें से क्या निकलेंगे, सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा इट विल बी प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा निकल जाएगा इधर से। इस रीजन में भी क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, रीजन 1 और 2 3 से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन किससे आएगा, ओनली कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द रीजन 3 एंड वैल्यू विल बी व्हाट, 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट जाएगा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट रहेगा। तो इसमें से बता दे रहे हैं इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन इट विल बी हाउ मच, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन विल बी माइनस ऑफ 1/2 इप्सिलॉन नॉट sigma 1 plus sigma 2, that is sigma minus sigma, that is equal to, net value will be equal to how much, 0, and in the second K region it will be how much, minus 1/2 epsilon naught, 1/2 epsilon naught sigma of minus sigma, that will be what, minus of minus sigma। तो हम लोग क्या जानते हैं, इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा से क्या मिल जा रहा है, 2 sigma by 2 epsilon naught, that is let's get cancel out, it will be how much, sigma by epsilon naught। this value is very important, we will require in the chapter of capacitor, ये वैल्यू हमें कैपेसिटर चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। अब आ रहे हैं 3 नंबर पॉइंट्स में। 3 नंबर पॉइंट में क्या होगा, फिर से वही 1/2 सिग्मा 1/2 epsilon naught sigma minus sigma, that is equal to how much, get cancel out, so we are getting that, हमें क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम चार्ज रहता है, इधर अगर पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज रहता है, अगर दोनों प्लेट का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, तो केस क्या हो जाएगा कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा।
इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसका वैल्यू होगा ई इजकल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। ये स्पेशल केस में ही होगा, बाकी सब रीजन में हमें पता ही है ये वैल्यू होने वाला है। अभी हम लोग निकालेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का थर्ड पार्ट, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल कैसा होता है देखने में, जैसे फुटबॉल, टेनिस बॉल, जिसका क्या रहता है, अपर ही सरफेस रहता है, लेकिन भीतर क्या होगा, खाली रहेगा। अपर सरफेस रहेगा लेकिन भीतर क्या है, खाली है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पेरिकल शेल। तो इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अब सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पेरिकल शेल ले रहे हैं। ये एक स्पेरिकल शेल है जिसका आउटरी सरफेस है, इसका आउटर सरफेस है विलो, भीतर में क्या है, इनसाइड ये क्या है, हॉलो है। ये स्पेरिकल शेल है जिसके भीतर में क्या है, ये हॉलो है। और इसका रेडियस, सपोज इसका रेडियस हम लोग कितना ले रहे हैं, सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर ले रहे हैं। अब इसके लिए तीन केस हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। पहले चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। सपोज इसका चार्ज हमें पता है, कोई भी हॉलो कंडक्टर रहने पर चार्ज इनसाइड हॉलो कंडक्टर नहीं रह सकता, इट विल बी ऑलवेज रिमेन्स आउटसाइड द हॉलो कंडक्टर। सो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए हम लोग तीन केस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पहला एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं ताकि चार्ज को क्या कर सके, इनक्लोज कर सके। ये गॉसियन सरफेस लिया गया है। दिस इज अ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, यहाँ पे रेडियस अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि रेडियस क्या है। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है, लेकिन स्पेरिकल शेल जो है उसका रेडियस क्या है, आर है, और जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसमें हम लोग तीन फील्ड निकालेंगे। एक कहाँ पे हो सकता है, एक इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कितना होगा, दिस इज आउटसाइड, फर्स्ट आउटसाइड, this is on the surface, and third one is, second is on the surface, and third one is inside the spherical shell। ये तीन केस निकालेंगे, तीन केस निकालेंगे। पहला केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पेरिकल शेल, inside the on the surface of the spherical shell and inside the spherical shell। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, रीजन आउटसाइड। पहला रीजन ले रहे हैं आउटसाइड, आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। आउटसाइड द स्पेरिकल शेल कितना होगा, आउटसाइड द स्पेरिकल शेल, आउटसाइड द स्पेरिकल शेल कितना होता है, हम लोग कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, दैट इज फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। फाई इक्वल टू, इधर हम लोग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं, दैट इज फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेयर आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। नाउ फाई डॉट ई डॉट डी एस। अब बताओ इसमें से हम लोग क्या है, ई और डी एस, हम लोग गॉसियन सरफेस के ऊपर एक डी एस कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए है, प्लस चार्ज, इट विल बी डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, it will be directed in the outward direction, this area is also directed in the outward direction। दोनों ही क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, एंगल कितना हो रहा है दोनों के बीच में, हम लोग देख रहे हैं एंगल, इन दोनों के ही बीच में एंगल कितना तैयार हो रहा है, 0 डिग्री तैयार हो रहा है, इसमें 0 डिग्री हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो इधर से हम लोगों को कितना मिला, ई बाहर निकल गया, डी एस किसका वैल्यू कितना होता है, फॉर द स्पेरिकल सरफेस वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज व्हाट, आर। सो वी कैन राइट हियर व्हाट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस इज व्हाट 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों को मिला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई समान क्या होगा, देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई
क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोगों का तो क्यू बाई क्या मिल रहा है यहाँ पे आर स्क्वायर। तो हम लोग एक टर्म करेंगे, डिफाइन क्या टर्म करेंगे पता ही है, 1/4 पाई नॉट दिस थिंग। तो इधर से हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1/4 पाई नॉट क्यू, क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए, और ए मतलब क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हमें कैपिटल आर लिखेंगे, क्यों कैपिटल आर लिखेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है वो कौन से स्पेयर में है, कैपिटल आर स्पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल आर, नॉट द स्मॉल आर बाहर की तरफ है, चार्ज इस स्पेरिकल शेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इधर हम लोगों को ये ध्यान से लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे। लेकिन गॉसियन सरफेस के लिए इधर सरफेस एरिया जो था गॉसियन सरफेस के लिए वो था स्मॉल आर, तो जैसे कैपिटल आर स्क्वायर, तो क्यू समान क्यू के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और नीचे कितना आ रहा है एक स्मॉल आर स्क्वायर। तो इससे क्या मिला 4 पाई गेट कैंसल आउट, सो इट विल बी व्हाट, इसका आंसर कितना मिलेगा सिग्मा, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये कहाँ पे मिला, आउटसाइड, आउटसाइड द स्पेरिकल शेल, इधर में मिल रहा है। कहाँ पे ले रहे हैं, ऑन द सरफेस, दिस पॉइंट में ले रहे हैं। दिस पॉइंट में लेने के कारण क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये जो स्मॉल आर था और ये कैपिटल आर था, दोनों क्या हो जाएगा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस होने पर दोनों ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दे विल बी इक्वल। मतलब हम लोग अभी कौन सा केस ले रहे हैं, ये पहला केस था, अभी हम लोग सेकंड केस ले रहे हैं। सेकंड केस में क्या हो रहा है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल। तब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल लेने पर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, बिकॉज नाउ दिस गॉसियन सरफेस इज ऑन द सरफेस। तो ये आर और ये आर दोनों समान हो गए। इक्वेशन वन में अगर पुट करते हैं, इक्वेशन वन को अगर पुट करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा, ई इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, capital R square by R square. This get cancel out. So answer will be what, sigma by epsilon naught on the where, on the surface of the spherical shell, on the surface of the spherical shell इसका वैल्यू ये मिलेगा। ये सेकंड केस था। अब इसके बाद आ रहे हैं हम लोग थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस इनसाइड द स्पेरिकल शेल, इनसाइड द स्पेरिकल इनसाइड द स्पेरिकल शेल। पता ही है चार्ज कहाँ पे रिसाइड कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये आगे भी बताते हैं कि कोई भी हॉलो कंडक्टर में चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता है। चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा, ऑन द सरफेस, सरफेस में रिसाइड करेगा। तो इनसाइड चार्ज कितना है, इनसाइड चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो इनसाइड चार्ज जीरो है तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन में क्या है, क्यू का वैल्यू जीरो हो जा रहा है तो सिग्मा का वैल्यू भी क्या होगा, since inside the conductor charge is equal to 0, so sigma will also be 0 because sigma is equal to q by a। तो सिग्मा का वैल्यू जीरो है, तो इसमें अगर जीरो पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल शेल कितना होगा, जीरो होगा। यही है तीन केस, पहला केस, सेकंड केस और थर्ड केस। इसमें हम लोग देख रहे हैं पहले में कितना मिल रहा है, ई इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। सरफेस में कितना मिल रहा है, ई इजकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में देखेंगे 1 2 3 इक्वेशन से ग्राफ कैसे तैयार होगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैक्सिमम कहाँ पे है, सरफेस में। ई और आर के बाद, ई और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जितना डिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ पे कमेगा आउटसाइड में। तो ई और आर के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका नेचर कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस और आर अलोंग, आर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस आर, नॉट विद द कैपिटल डिस्टेंस आर।
कैपिटल आर फिक्स्ड है, वो स्पेरिकल शेल का रेडियस है वो फिक्स्ड है, उसके साथ नहीं बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, स्मॉल आर के समान। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक स्पेरिकल शेल जो हम लोग ने जिसका जिसका हम लोग ने क्या क्या कैलकुलेट किया था, इसका सेंटर होगा ये जीरो, ये थोड़ा सा ये इसका हम लोग सेंटर करके ये वाला बनाएंगे स्पेरिकल शेल। अब क्या है, इनसाइड इनसाइड इसका वैल्यू कितना था, जीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, इतना तक पार्ट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सरफेस में इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू सपोज कितना हो रहा है, ई इजकल टू हियर, ई इजकल टू हाउ मच, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, sigma by epsilon naught, that is the constant value, it is on the surface of the spherical cell, that is sigma by epsilon naught, this is the constant value। इसके बाद क्या हो रहा है, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा ई और आर के बीच में हम लोग कैसे डिस्टेंस देख रहे हैं, ई और आर स्क्वायर के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन होने के कारण ये कैसा होगा, with distance it will decrease, it will go on decreasing because it is inversely proportional to 1 by r square, so it is on the surface, on the surface outside, outside the surface, spherical surface, and this is the point inside, inside इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, inside इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, on the surface का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, that is constant value, that is E is equal to sigma by epsilon naught, with the increase in distance electric field decreases outside the surface। हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गॉस थ्योरम का। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि E is equal to 6i plus 3j plus 4k, calculate the electric flux through the surface of area 20 units in yz plane, yz plane, और एरिया का वैल्यू कितना दिया है 20 यूनिट्स। yz प्लेन बोलने से ये है, ये सपोज x है, ये y है और ये z एक्सिस है। तो बताया गया है yz प्लेन बोलने से कैसा है, ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में हम लोग yz प्लेन बोलने से कौन सा प्लेन, ये x y z, तो ये वाला प्लेन हो रहा है। yz प्लेन बोलने से ये वाला प्लेन, और हम लोग पता है यूनिट एरिया वेक्टर को कहाँ पे लेते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोलने से कौन सा एक्सिस में आएगा, इस एक्सिस में आएगा। एरिया का वैल्यू कितना दिया है 20, एंड अलोंग इट इज इन व्हाट, in the x axis, so it will be what 20i, because I considered to be unit vector along x axis। ये मिला हम लोगों को क्या मिल गया, ये एरिया ds मिल गया, एरिया मिल गया। और क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 6i, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, गिवन E is equal to how much, 6i plus 3j plus 4k, एंड एरिया कितना दिया गया है, एरिया पता ही है, एरिया वेक्टर कितना दिया है 20i, और फ्लक्स हम लोग जानते ही है E डॉट डी एस, तो E डॉट डी एस या E डॉट ए, E डॉट ए करने पर कितना मिलेगा, E के जगह पे कितना लिखने हैं 6i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 20i, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में सेम चीज ही रहते हैं, और क्रॉस j डॉट आई जीरो, k डॉट आई जीरो, सो इट विल बी व्हाट I dot I is equal to 1, so 6 into 20, that is 120 units। why units, because इधर कोई यूनिट्स दिया हुआ है, इधर कोई अगर कोई यूनिट दिया रहता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम लोग इधर पुट कर सकते थे, तो इधर कोई यूनिट्स नहीं दिया है तो इधर हम लोग यूनिट्स लिख के छोड़ देंगे। सिंस I dot I is equal to 1 and I dot j and I dot k dot I dot j dot I dot j or j dot and k, what k dot I is equal to what 0। Now second numerical is what, the electric field component in figure are Ex is equal to alpha x to the power half, Ey Ez is equal to 0, in which alpha is equal to 800 Newton Coulomb meter minus 2। Consider the cube shown in the figure, calculate the flux phi e through the cube and the charge within the cube, assume that this thing। मतलब क्या बताया गया है कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स Ex कितना दिया गया है, गिवन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन क्या क्या दिया गया है इसमें, पहले गिवन दिया गया है Ex कितना दिया गया है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन इज अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, Ey और Ez कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में 0 दिया गया है। अल्फा का वैल्यू कितना है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर माइनस हाफ,
क्या निकालने के लिए दिया है? फ्लक्स निकालने के लिए दिया है, मीन्स यू हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ए का वैल्यू कितना दिया है? 0.1 मीटर, ये हमें निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इस क्यूब में देखेंगे क्यूब का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ए। क्यूब का साइड कितना है, ए। क्यूब है तो सब साइड ही सेम होगा। तो फ्लक्स क्या निकालेंगे? दो फेस के लिए निकालेंगे, एक होगा ये राइट फेस और लेफ्ट फेस क्यूब का। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ई वाई और ए जेड जीरो है, मतलब ये वाला फेस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आगे की तरफ जेड डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब फ्लक्स सिर्फ कंट्रीब्यूशन आएगा एक्स डायरेक्शन से, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों डायरेक्शन से फ्लक्स मिलेगा हमें। तो फ्लक्स हमें पहले किसके लिए निकाल रहे हैं? लेफ्ट फेस के लिए निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट फेस के लिए कितना होगा? हमें पता है फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, ई डॉट ए। ई डॉट ए, अब ई का वैल्यू कितना? ई डॉट ए, तो इसमें एंगल देखना पड़ेगा। ई ए कॉस कितना लेंगे? 180 डिग्री लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता दिया गया कि एक्स डायरेक्शन में है। और हमें पता है लेफ्ट फेस और राइट फेस एरिया कहाँ पे रहता है? नॉर्मल रहता है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? एन आर। परपेंडिकुलर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इस फेस के लिए इस डायरेक्शन में होगा। और लेफ्ट फेस के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो लेफ्ट फेस के लिए भी किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। राइट फेस के लिए ये एरिया इस तरफ होगा। ई एक्स तो बता ही दिया गया अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो इसमें से एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों हो रहा है? क्योंकि ई एक्स इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ कितना देख रहे हैं हम लोग? इस तरफ है। तो एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। और इस केस में क्या हो रहा है? ई एक्स इस तरफ है और एन आर भी क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो इधर एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो पहले वाली केस के लिए लेफ्ट फेस के लिए कितना हो रहा है? ये लेफ्ट फेस और राइट फेस के लिए 0 डिग्री हो रहा है। तो इधर हम लोग ई की जगह पे क्या लिख रहे हैं? पहले अल्फा एक्स। और एक चीज है, एक्स जो है, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, लेफ्ट फेस के लिए कितना होगा? ए। तो ए टू द पावर हाफ एरिया। ये ई का वैल्यू निकाले। ए का वैल्यू क्या होगा? एरिया कितना होता है? ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो इसका एज ए होल कितना मिलेगा? अल्फा हाफ प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 5/2। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। फ्लक्स का कौन सा फेस का निकाले? लेफ्ट फेस के लिए। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? राइट फेस के लिए। राइट फेस के लिए क्या होगा? ई डॉट ए। ई डॉट ए, ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस, बताया था राइट फेस के लिए कितना होगा एंगल? 0 डिग्री। इधर हम लोग कितना लिखेंगे? 0 डिग्री। ई के जगह पे कितना लिखेंगे? अल्फा। और एक चीज है एक्स का वैल्यू लेफ्ट फेस के लिए कितना होगा? एक्स प्लस दिस ए प्लस ए। तो एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2a टू द पावर हाफ ए। एरिया पता ही है कितना होता है? ए स्क्वायर। कॉस 0 कितना होता है? 1। एज ए होल इट विल बी हाउ मच? √2 अल्फा ए टू द पावर 1 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 5/2। तो लेफ्ट फेस और राइट फेस का फ्लक्स निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में नेट फ्लक्स फाई। तो नेट फ्लक्स जो है फाई जो होगा वो कौन दो फ्लक्स के लिए होगा? फाई आर प्लस फाई एल। तो फाई आर और फाई एल का वैल्यू कितना है? फाई आर इजकल टू √2 अल्फा ए टू द पावर 5/2 प्लस दिस इज माइनस अल्फा ए टू द पावर 5/2। इसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं, 8 टू दी पावर 5/2 कॉमन निकाल देंगे, √2 -1। अब वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना दिया? ऑलरेडी 800 दिया हो गया है। ए का वैल्यू कितना है? 0.1। तो 0.1 लिख रहे हैं। 5/2 √2 का वैल्यू होता है 1.414 -1, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। हमें अभी फ्लक्स पता चल गया है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन था, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ हमें पता चल गया है। अब सेकंड पार्ट पता ही है, बहुत इजी है। द चार्ज विद इन द क्यूब, हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने का तरीका क्या है? हमें जानते हैं कि गॉस थ्योरम में क्या होता है। गॉस थ्योरम का इसका बी पार्ट क्या है? फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से हमें पता है। और हमें क्या निकालना है? अभी क्यू निकालना है। तो क्यू क्या होगा? क्यू इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट।
फाई का वैल्यू इधर से हमें पता चल जाएगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। 5/2 1.414 -1 और ई नॉट का वैल्यू एग्जाम के में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहता है तो इसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा 8.854 इंटू 10⁻12। और हमें क्या निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, कूलम। इसका इतना ही न्यूमेरिकल्स कराएंगे और न्यूमेरिकल्स इसका बाद में कराएंगे। तो इस चैप्टर का इतना ही कराते हैं और इसके बाद हम लोग कराएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 4 है।